गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक क्लियर कराऊंगा जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो धर्मिता। इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी हमें करना है, लेकिन उसके पहले जो जनरल बातें हैं वो आपको तैयार करना है। तो पहले तो खोज याद रखना कि रेडियो धर्मिता को खोजा किसने। तो आपको याद रखना है हेनरी बेक्यूरल। पहली बात ये स्टार्ट होगी, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूरल। लेकिन यहीं पर एक शब्द जोड़ के देते हैं, कृत्रिम रेडियो धर्मिता को किसने खोजा। तो याद रखना फिर आपको। अब देखिए दो बातें हो गई अपनी यहाँ पर। ये क्या, हेनरी बेक्यूरल रेडियो धर्मिता की खोज की, तो आपको याद के रखेंगे हेनरी बेक्यूरल। लेकिन कभी कभार इस तरह की बात आ जाती है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय। तो रदरफोर्ड, थॉमसन, इसमें मैडम क्यूरी वगैरह, इस तरह के 3-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। लेकिन वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस ये क्लियर करना है कि रेडियो धर्मिता पूछी हमसे कि आर्टिफिशियल पूछी। हेनरी बेक्यूरल को दिमाग में बैठाना। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, यूनिट, तो याद रखना इसकी इकाई है क्यूरी। क्यूरी को कैसे दर्शाते हैं, CI, या फिर क्या बोल दिया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को आप कैसे, RD। अब हेनरी बेक्यूरल, देखिए अब इसका कनेक्शन होगा ना कृत्रिम रेडियो धर्मिता से, और रेडियो धर्मिता का किससे होगा, हेनरी बेक्यूरल से। तो SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पूछे तो फिर आपको क्या लिखना है। अगर SI पूछे तो आपको बताना है बेक्यूरल। बेक्यूरल को ऐसे लिख देते हैं BQ। तो तीनों यूनिट हो गई रेडियो धर्मिता। कौन कौन सी, क्यूरी, ऐसे सिंपल यूनिट हो गई क्यूरी, रदरफोर्ड। लेकिन SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो फिर आपको स्पेशल लिखना है बेक्यूरल, BQ। अगली बात, इसी में आपको रेडियो एक्टिविटी में पार्टिकल परेशान करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल में जो जनरल बातें वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये इसलिए अच्छी तरह दिमाग में बैठाना क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। कुछ भी यहाँ लिख देते हैं और कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल का इमिटेशन हुआ, कितने अल्फा। एक जैसे मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको। एक कंपाउंड है अपने पास, एलिमेंट है 235, 92 यूरेनियम 235 है, 32 है, कुछ भी लिखा है, और आखिरी में लिखा 82 लेड 207। शुरू में क्या था, स्टार्ट में ये था, और आखिरी में क्या बचा अंत में, ये। तो आपसे पूछा जाता है बताइए इसमें कितने अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होंगे और कितने बीटा पार्टिकल। अल्फा बीटा पार्टिकल का इमिटेशन पूछे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो मैं ये क्वेश्चन आपको इस तरह के 1-2 करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं अल्फा, बीटा और गामा है क्या। तो अल्फा पार्टिकल, इसमें कुछ, ये तो नाम से क्लियर हो रहा है कि पार्टिकल हैं, लेकिन डिफरेंस तीनों में अगर हम देखें तो अल्फा सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ बनाऊंगा मास या भार। अब देखिए दुखी मत होना, यहाँ पर द्रव्यमान, 3-4 बातें हैं जिसमें सभी तरह से याद रखना। सबसे ज्यादा भार किसका रहेगा, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होगी, पेनिट्रेशन पावर, वेग किसका होगा, वेलोसिटी। ऐसे 3-4 पॉइंट जो खास खास है वो याद रखें। तो मैं आपको याद कराने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। ये कोई समझ लो हैवीएस्ट है और ये लाइटेस्ट है, ऐसे याद रखना। मैं जब आपको पढ़ाता था उस समय बोल देता था भैया ये रोटी बनाने का बेलन है, भारी भरकम। ये पेन मान लो 1 रुपये वाला,
और ये सुई मान लो छोटी सी, ऐसे सपोज करके भी अपन इसको तो आप फटाफट बोलिए सबसे भारी कौन होगा। तो आपको मालूम है अल्फा पार्टिकल, ये हैवीएस्ट पार्टिकल है तीनों में। फिर इससे हल्का हल्का इस तरह से सबसे भारी, सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा, तो आपको बताना अल्फा पार्टिकल। अब यहीं पर हम द्रव्यमान की जगह एक चीज और याद रख लें। अब देखिए, एक आएगी वेधन क्षमता, एक आएगा वेग, और एक आएगा गैसों को आयनित करने की क्षमता। तो मैं दूसरा यहां लिख रहा हूं जो चौथे नंबर का, गैसों को आयनित करने की क्षमता। आयोनाइजेशन कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मतलब क्या हुआ, गैसों को फैलाने की क्षमता। आप ऐसे याद करो, 3 गिलास में ये गैस भरी है, हमें सबसे आयोनाइजेशन डिवाइड करना है। जैसे नमक को Na+ अलग हो जाता है Cl, तो इस तरह से गैसों को भी दूर दूर करना, आयोनाइजेशन करना उनका। तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसमें होगी, अल्फा में, क्योंकि हैवी है, इसमें कम और इसमें और कम। तो ये दो तो एक जैसे हो गए। फिर मैं आपसे बात करूं वेग, वेलोसिटी, चाल किसकी ज्यादा होगी, कौन जल्दी दौड़ेगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। ज्यादा मोटी बुद्धि से काम मत करना, बेलन है तो ये बेलन रड़केगा सूच। अब ये बेलन हम सुमो पहलवान, हैवीएस्ट है ना, सबसे भारी भरकम है, तो चल ही नहीं पा रहा। देखो तो वेग कैसा होगा इसका, कम। इसका क्या होगा, थोड़ा हल्का है तो अधिक, और बहुत ज्यादा ही हल्का है ये तो देखिए दौड़ लगा लगा के। सबसे ज्यादा स्पीड, और इसकी तो मालूम है गामा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है लगभग आपको मालूम है अप्रोक्सीमेटली किसके, लाइट के बराबर मानिए इसको, प्रकाश के वेग के बराबर है, 3 × 10⁻। अब देखिए, अब 8, यहाँ कंफ्यूज मत होना, कभी कभी हम देख नहीं पाते वहां पर, और माइनस+ का चक्कर रहता। तो आपको अभी इतना सुनना है कि जो गामा किरणों का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। चौथी बात करें हम वेधन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, वेधन क्षमता नाम से क्लियर है, सुई इसलिए तो बोला मैंने कि आपको याद जल्दी हो जाए। भेदने की क्षमता किसमें होगी, वेधन मत बोलो आप तो भेदन बोल दो, याद रखना हमें तो। और अगली बात हम कंपेयर करें, इसमें चार्ज देखें, आवेश देखें, तो इस पर 2 इकाई धनावेश होता है, इस पर 1 इकाई ऋणावेश, और ये न्यूट्रल होता है। ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में बैठाना, आप मेरे हिसाब से ये क्लियर होंगे। और याद कैसे रखा अपन ने, ये भारी सबसे भारी भरकम है और वो सबसे हल्का है, तो जो भारी होगा उसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा और गैसों को फैलाने की क्षमता भी उसी में ज्यादा होगी। और उल्टा हो जाएगा, वेग की बात करें अगर तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा उसकी होती है जो हल्का होता है, और वेधन क्षमता भी उसकी होती है जो, अब मैंने इन तीनों में गामा पार्टिकल बताया आपको। और आवेश तो ये 2 इकाई धनावेश होता है अल्फा पार्टिकल पर, बीटा पर 1 इकाई ऋणावेश होता है, और आखिरी में ये न्यूट्रल होता है। इनकी जरूरत हमें उसमें पड़ जाएगी, किसमें, अल्फा बीटा पार्टिकल। अब एक ये बात आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठाना है। दूसरी, यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है रेडियो एक्टिव की जो विघटन श्रेणी है, डीके सीरीज है, वो तीनों चारों हम देखें। अब मैंने अल्फा बीटा आपको क्लियर करा दी, तो अब ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी समझ में जाए। देखिए 90 थोरियम, थोरियम ले लिए, जरूरी नहीं हम यूरेनियम, 232 था, वहां पर क्या दे रहे हैं आपको, और बचा क्या, 82 लेड 208। यहाँ ये ध्यान देने वाली जो बात क्या है वो ये है कि देखिए यहाँ 35 होगा तो वहाँ 7 हो जाएगा, उसी तरह से वो देंगे आपको ताकि इजीली कर सकें। अब आपसे क्या पूछा, इसमें अल्फा पार्टिकल कितने इमिटेड होंगे और बीटा कितने होंगे। तो इसके लिए आपको एक तरीका याद रखना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा कणों की संख्या निकालना है अगर हमें, तो कैसे निकालें। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, देखिए परमाणु भारों में
कमी बटे 4। परमाणु भारों में कमी बटे 4, ये पूरा दिमाग में बैठा लो। यहाँ पर जो एटॉमिक मास है, परमाणु भार कहाँ रहते हैं, भार वैसे ही याद रखना सिर पे रहते हैं, ये ऊपर है 232 इसका और 208 इसका। परमाणु भारों में कमी बटे 4, ये फार्मूला याद रखोगे तो तुरंत क्या निकल जाएगा, अल्फा पार्टिकल। अब परमाणु भारों में कमी कितनी, पहले का भार कितना 232 और दूसरे का कितना है, लास्ट वाले का 208। अब आप वैसे ही देखेंगे कितना बचेगा अपने पास, 24 बटे 4, तो 4 छंग 24। 232 में से 8 गए तो कितने बचे, 200 200 तो हटाए तो 32 में से 8 गए तो 24। अब अल्फा कण की संख्या कितनी निकल गई, 6। कितना आसान है अल्फा कणों की संख्या निकालना। और अगर बीटा की पूछते तो ये और आसान है, लेकिन ये कब निकलेगी ध्यान रखिएगा, जब अल्फा निकल जाएंगे उसके बाद बीटा निकलेगी। पहले बीटा मत निकालने लगना, क्योंकि इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, अल्फा पार्टिकल। फार्मूला देखिए 2 इंटू अल्फा पार्टिकल माइनस जेड ए माइनस जेड बी। अब जेड ए जेड बी क्या लिखा मैंने यहाँ पर, जेड ए क्या है मीनिंग, जेड ए का मीनिंग याद रखना, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक, और जेड बी क्या है, दूसरे परमाणु का परमाणु। ये स्टार्टिंग एलिमेंट है, इनिशियल प्रारंभिक, और ये फाइनल हो गया अपना अंतिम तत्व हो गया। तो जेड ए का मतलब पहले का क्रमांक और जेड बी मतलब दूसरे का परमाणु क्रमांक। अब दो फार्मूले में ही है, अल्फा कण कितने आए 6। अब जेड ए जेड बी कोई लफड़ा मत करो, डायरेक्ट लिख दो, ये 90 और ये 82, तो कितने 90 में से 82 गए तो कितने बचे, वैसे ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर तो अपन डायरेक्ट ही लिख दें, समय खराब क्यों करना। 8, अब ये 6 2 ना 12 8 तो कितने 4। अल्फा कितने हो गए 6 और बीटा 4। निकालने का तरीका मेरे हिसाब से एक बार में सबको समझ में आ गया। अच्छा ये हमें रटना नहीं है कि ये दिया, अब देखिए मैं क्या दे रहा हूँ, 92 यूरेनियम 235 और यहाँ मैंने बना दिया 82 लेड 207। अब बताओ कितने अल्फा, तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फार्मूला वार्मूला सब अगर आपको याद है तो देखिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब बताइए अल्फा कैसे निकालें, 235 में से क्या कम कर देंगे 207, तो कितने बचेंगे 28 में 4 का भाग दे दो, डायरेक्ट कुछ भी लिखने की जरूरत है, 235 माइनस 207 या 28, हमें ये फार्मूला याद रखना है तो ये 7 आ गया। लेकिन बीटा कैसे निकालें, बीटा वही 7 है तो 7 दूना 14 तो हो ही जाएगा, और 92 में से 82 हटा दो तो कितने, तो अल्फा कितने आ गए 7 और बीटा कितने आ गए 4। तो बहुत जल्दी भी अपन इसको कर सकते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। और कभी कभार तो इसमें से सीधे सीधे मैंने अभी आपसे कहा पूछ लेंगे, रेडियोधर्मिता किसने खोजा, कृत्रिम रेडियोधर्मिता को इस रदरफोर्ड है तो किसने खोजा, मैडम क्यूरी, पोलो क्यूरी, इकाई, ये सब आप क्लियर रखना है। अब आगे हम बात करें, इसी के आगे यहां पर लिखा 90 और थोरियम भी नहीं लिखा, देखिए ए लिखा और यहां लिखा ये। फिर अब यहां पर क्या लिख दिया अल्फा, और यहां बना दिया एक्स बुद्ध बनाने के लिए, देखिए। फिर बीटा क्या लिखा वाई, फिर क्या बीटा, फिर जेड। अब हमसे क्या पूछा, ए और जेड इन दोनों में क्या रिलेशन है, 4 ऑप्शन दे रखे, ये आइसोटोप्स हैं, ये आइसोबार हैं, आइसोटोन्स हैं, या नन ऑफ दिस कोई नहीं है।
ये हिंदी वाले बच्चे भी सब समझते हैं। ये क्या है, समस्थानिक है क्या, दोनों समभारिक है क्या, दोनों समन्यूट्रॉनिक है क्या, या फिर कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या पूछा, ये रिएक्शन लिख दी आपसे इस तरह की, और यहाँ पूछ लिया कि भैया ए और जेड का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इन दोनों का। तो अब हम देखिए कितना आसानी से बता देंगे। ये 90 है और ये 232 है, एक अल्फा निकला, तो 90 थोरियम 232 में से यदि एक अल्फा निकले तो याद रखना यही है समूह विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। सोडी, फजान और रदरफोर्ड ने दिया था इसको। और क्या बोला था, जब किसी रेडियोधर्मी तत्व से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो नए बनने वाले, अब मैंने थोरियम लिख दिया, मेरे को याद था, आपको याद नहीं है मत लिखो, आप यही लिखो। किसी भी रेडियोधर्मी तत्व से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो नए बनने वाले तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी। क्रमांक में, ये एटॉमिक नंबर है, इसमें 2 की कमी, और परमाणु भार में कितने की, 4 की कमी हो जाती है। मतलब ये हुआ, क्या निकल गया इसमें से, एक हीलियम निकल गया। सीख गए आप समूह विस्थापन नियम, इंग्लिश में क्या बोला, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, गिवन बाय सोडी, फजान एंड रदरफोर्ड। सोडी, फजान और रदरफोर्ड ने दिया, क्या दिया, समूह विस्थापन नियम। अच्छा, हिंदी में समूह को अपन वर्ग भी बोलते हैं, तो वर्ग विस्थापन नियम भी बोल दो इसको, लेकिन इंग्लिश में याद रखना ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब फिर से सुनो, एक अल्फा कण निकलेगा तो नया जो तत्व बना उसके क्रमांक में क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी। ध्यान से सुनना, परमाणु भार में क्या होगा, 4 की कमी होगी। मतलब अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या निकल गया, हीलियम। तो हम एक नई बात और सीख गए यहाँ पर, अल्फा कण किसके बराबर है, हीलियम के। लो ऐसे लिख दिया। अब ये तो अल्फा की बात बोली इन्होंने, फिर बीटा में क्या होगा, तो बीटा भी मैं यही सिखा दूंगा आपको। मतलब आप ये बता दो, जो एक्स है वो, अब बी नहीं लिखा मैंने, लो एक्स ही होगा। अब फिर मैं इसे एक्स को लाया और यहाँ पर 88,228, फिर किसकी बात हो रही, बीटा। बीटा में इन्होंने क्या बोला, किसी भी रेडियोधर्मी तत्व से एक बीटा कण का उत्सर्जन करोगे तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन भार में कोई परिवर्तन नहीं हो। नो चेंज इन एटॉमिक मास, बट एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो रही। 88 से कितना हो जाएगा, प्लस कर दोगे तो 89। अब जो y है वो आप पहचान गए, क्या है 89, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने 228। क्यों, क्योंकि सोडी, फजान, रदरफोर्ड ने कहा कि बीटा जब निकलता है तो क्रमांक तो 1 बढ़ जाएगा, लेकिन भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब y भी हमने पहचान लिया, फिर y को मैं लेकर आ, देखिए नीचे क्या लिखा 89 और ऊपर क्या लिखा 228। अब मैंने क्या किया, फिर बीटा, तो फिर बीटा किया तो अब आप समझिए क्या बन जाएगा, जेड। लेकिन यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक और बढ़ गया परमाणु का, और ऊपर कुछ करूं क्या मैं, तो ऊपर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समूह विस्थापन नियम, अल्फा का नियम आपको क्लियर होगा, और बीटा का भी। बीटा में क्या होगा, 1 की वृद्धि होगी, परमाणु और भार में कोई परिवर्तन नहीं। अब 2 बीटा थे तो 2 पार हमने एक एक करके बढ़ा दी। अब आप मेरे को ये बताओ, ये ए है और ये जेड है, इन दोनों में क्या समानता दिख रही, प्रश्न हमारा पूछ चुके हैं, ये क्वेश्चन लिख दिया सर, बोला ए और जेड में क्या समानता है। तो अब आप जल्दी से बता सकते हैं, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है और इसका भी सेम है, मास गड़बड़ है। तो समस्थानिक किसे कहेंगे, जिनके परमाणु क्रमांक एक समान, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होगा देखो, लेकिन परमाणु भार कैसे होगा, अलग अलग। तो जल्दी से हमने गोला बना दिया, टिक लगा दिया, किसमें, ए में। ये क्या है, दोनों आइसोटोप्स, समस्थानिक। तो मेरे को उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह के अधूरे क्वेश्चन लिख के दें तो याद रखना, और यही क्या है, समूह विस्थापन नियम। अच्छा, अब गामा और रह गए, अगर किसी में से मैं गामा निकालता तो मान लो उन्होंने यहाँ दिया है 20 और यहाँ दिया 40, और एरो पर लिख दिया गामा, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कोई
डेढ़ अकल नहीं लगाना, ऐसा कैसे उतारना, बस थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, ऊर्जा। लेकिन इसमें गड़बड़ मत करना। जब गामा कण का उत्सर्जन होता तो ना तो क्रमांक में कोई परिवर्तन होगा ना भार में, एटॉमिक नंबर में भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ और यहाँ पर एटॉमिक मास में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। दोनों हमें दिमाग में बैठा। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था सोडी फयान रदरफोर्ड। नाम क्या था? समूह विस्थापन नियम। अगर आपको ये याद है तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी के आगे हम थोड़ा सा और चलेंगे। ये मैंने अभी आपको छोटी छोटी बातें बताई, तो ये भी हमें दिमाग में होना चाहिए। समस्थानिक, अब ये बताया ही नहीं, उसके पहले ही मैंने लिखा दिया आपको, क्योंकि ये सब 9th-10th से हम देखते आ रहे हैं। समस्थानिक को इंग्लिश शब्द क्या है? आइसोटोप। पहले तो ये सुन लो, आजकल वहां पर जब ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन वगैरह में लिख रहे थे तो ऐसे लिख देते हैं आइसोटोप। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो इंग्लिश में दिया था, हमें तो हिंदी में देना था, ये अपन कुछ नहीं कर। तो आपको हिंदी वाले बच्चे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे वो हिंदी भी याद होना चाहिए उनको। कोई सी चीज कभी इंग्लिश में समझ में ना आए तो फट से हिंदी में हम उसको स्टडी करें। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? मैं ये बात की आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि इंग्लिश वाले बच्चों का एक क्वेश्चन जरूर सही होगा और हिंदी वालों का भी एक, कम से कम बता रहा हूँ 25 में से एक सही होगा, अगर आपको इंग्लिश वालों ने हिंदी पढ़ी थोड़ी सी और हिंदी वालों ने इंग्लिश। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे 100-200 क्वेश्चन आए सब में इंग्लिश वाले समझ के हिंदी पढ़ रहे हैं, मालूम चले घंटा बज गया। उस क्वेश्चन में करना जो आपको समझ में ना आए। सभी में मत करने बैठे आना कि सर ने बोला एक क्वेश्चन पढ़ेगा तो अपन तो सभी पढ़ लो भैया। कौन से वाले में? जो इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमें कोई टीका थोड़ी लगा कि इंग्लिश में ही समझेंगे, नहीं तो कोई फांसी लगा देगा। आप हिंदी में समझ लो, हिंदी वाले ऊपर देख लो इंग्लिश में क्या लिखा। तो ये दिमाग में अच्छी तरह याद रख लो। समस्थानिक अभी मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। अब देखिए ये कार्बन लो, क्या है ये? समस्थानिक। तो ये है क्या? ये तो नहीं है। समस्थानिक होगा तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा? ये 13 और ये 14। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक एक जैसे और परमाणु भार अलग अलग, इसको बोलेंगे समस्थानिक। खत्म। यहीं पर आपको बुद्ध बना देंगे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इनके नाम जरूर याद रखना। पहला क्या है? प्रोटियम। दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम। और तीसरा है टाइट्रियम। ट्रिटियम या टाइट्रियम बोलते हैं। अब आपसे ये बात तो क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप फट से बोल दोगे 3। अच्छा, जो भारी जल होता है हैवी वाटर, उसमें कौन सा समस्थानिक होता है? तो आपके दिमाग में रखना है डी, भारी जल। हैवी वाटर का फार्मूला कैसे लिखा रहता है? D2O। और D2O नहीं भी लिखा हो, अगर H2O ही है तो आपको समझना है कि कौन सी H है ये, जिसका भार 2 है। अब आप एक चीज और यही समझ लो अच्छी तरह, तीनों में प्रोटॉन कितने होंगे? समस्थानिक में कभी कभी पूछ लेते हैं क्या समान होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, ये 2-3 जगह आप फिजिक्स वगैरह इनमें 9-10 से देखते आते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता, उदासीन। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश होता है। फिर प्रोटॉन को किसने खोजा? तो आपको मालूम है गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। लेकिन इसमें भी अंदर चले जाते। प्रोटॉन को खोजा गोल्डस्टीन ने, तो नाम किसने दिया? तो तुरंत दिमाग में रदरफोर्ड आएगा। इलेक्ट्रॉन को खोजा जे थॉमसन ने, नाम दिया स्टोनी ने। लेकिन न्यूट्रॉन दोनों एक ही ने किया। कौन? जेम्स चैडविक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर क्या होते हैं? तो ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में बैठाना है आपको। एक बार प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों, तो अपन उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, नाभिक बोल दिया। नाभिक को भी रदरफोर्ड ने खोजा था, आपको पता है। नाभिक पर कौन सा आवेश होगा? तो नाभिक पर, अब बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं है, प्रोटॉन धनी है, तो नाभिक भी कैसा होगा? धन आवेश होगा नाभिक पर। तो ये चीजें हमें दिमाग में। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? तो वो परिधि पर घूमते हैं। ये सब हमें थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है 9th-10th की जो बात है। अब बताइए, प्रोटियम में हाइड्रोजन बोल दो सीधा सीधा। प्रोटियम को क्या बोल दिया अपन ने? हाइड्रोजन। कितने प्रोटॉन है?
तो जो क्रमांक होते हैं वही प्रोटॉन होते हैं। आंख बंद करके सुनो, जितने क्रमांक उतने प्रोटॉन। तो बोलिए तीनों में प्रोटॉन कितने? एक एक, क्योंकि तीनों का क्रमांक एक ही है। अब बताइए न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? कितना आसान तरीका। ये क्या है, परमाणु बाहर में से प्रोटॉन घटा दो, निकल जाएंगे न्यूट्रॉन। तो जब एक में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा? तो ये बताइए हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? एक, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है? 0। फिर यहाँ आओगे तो तुरंत मालूम चल जाएगा न्यूट्रॉन कितना? 1, और यहाँ न्यूट्रॉन कितना? 2। अच्छा, बाहर कैसे निकालते हैं? तब तो कर ही लोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो परमाणु बाहर निकल जाएगा। तो घुमा फिरा के कैसे भी पूछे। अब बताइए हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है? रेडियो एक्टिव। तो याद रखना, जो खतरनाक होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन का तीसरा जो समस्थानिक है ये क्या होगा? हानिकारक होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी होता है। हमेशा याद रखना, तीसरा जो समस्थानिक है वो रेडियोधर्मी होगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब नहीं। अब कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी? तो तुरंत आपके दिमाग में जाएगा 6 कार्बन 14। इससे पृथ्वी की आयु, चट्टानों की आयु, और वो जो दफनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मकबरा वगैरह, इन सब की आयु आप इससे निकाल सकते हैं कि किसकी सहायता से? 6 कार्बन 14। तो कौन सी कार्बन है ये? रेडियोधर्मी कार्बन। ऑक्सीजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होगा? हमें लिखा ही नहीं यहाँ पर, तो लिख लो 8 16, 8 17 और 8 18। क्योंकि आइसोटोप को भी 2 क्लास में डिवाइड किया इन्होंने। कौन कौन सी 2 क्लासें? कौन कौन? तो पहली एक तो होता अरेडियोधर्मी समस्थानिक, और दूसरा होता है रेडियोधर्मी, नॉन रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव। तो नॉन रेडियो एक्टिव जो रहेंगे वो छोटे छोटे रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये कार्बन, ऑक्सीजन, हल्के तत्व होंगे। लेकिन रेडियो ये भारी भारी होते, जैसे 90 थोरियम 232, 92 यूरेनियम 235, ये सब किस में आएंगे? रेडियो एक्टिव। ये अनस्टेबल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और साथ में मोर रिएक्टिव होते हैं। लेकिन ये क्या होंगे? अनस्टेबल, लेस रिएक्टिव। स्टेबल है, स्थायी है, तो क्या होंगे? कम क्रियाशील होंगे, और हानि रहित, ज्यादा हानि भी नहीं पहुंचाए। हानि कौन से पहुंचाते हैं? जो रेडियो एक्टिव होता है। तो मेरे हिसाब से समस्थानिक आपको क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को। समस्थानिक सबसे ज्यादा किसके होंगे? तो ये भी हमें याद रखना, टिन के समस्थानिक सबसे ज्यादा होते हैं। टिन भूल मत जाना, एसएन। और कितने दे रखे? 8 दे रखे। तो एक बात ये याद रखना, क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, तो याद रखना 2। एक 17 क्लोरीन 35 और दूसरा होता है 17 क्लोरीन 37। तो आइसोटोप आपको समझ में आ गए होंगे। अब प्रोटॉन, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कई बार पूछा, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने दिख रहे हैं? गड़बड़ मत करना, 0। ड्यूटेरियम में 1 और टाइटेरियम में 2। इसके बाद समस्थानिक के बाद हम बात करें संभारिक। अब नाम से क्लियर होगा, देखिए आइसोबार। संभारिक मतलब भार कैसे होंगे? सम। एक उदाहरण देख लें अपन यहाँ पर जो फेमस है, 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। अभी अपन ने देखा था समस्थानिक में प्रोटॉन कैसे थे बताइए? समान। इलेक्ट्रॉन कैसे थे बताइए? समान। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे थे? गड़बड़ थे। न्यूट्रॉन गड़बड़ थे किसमें? समस्थानिक में। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? संभारिक। तो बताइए इसमें प्रोटॉन क्या होगा? अलग अलग होगा। प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये उदासीन परमाणु की बात है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर संभारिक में क्या भिन्न होगा? तो आप तुरंत समझ जाएंगे, प्रोटॉन अलग अलग होंगे और न्यूट्रॉन एक समान होंगे क्या? हमें क्या पता, चेक कर लो। 40 में से 18 गए तो कितने बचे? तुरंत अपने दिमाग में आ गए 22। 40 में से 19 गए तो कितने बचे?
तो 1 कम हो जाएगा, और 40 में से 20 गए तो 20। अब बताइए ये क्या निकाले मैंने, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन समान है क्या, नहीं है, ना तो प्रोटॉन समान है ना न्यूट्रॉन समान, ना इलेक्ट्रॉन समान हो। फिर समान क्या है, सिर्फ भार, और भार का तरीका हमें पता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही बन जाता है भार। तो समभारिक किसे कहेंगे, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार एक समान, ये होगा समभारिक। लेकिन समभारिक की डेफिनेशन तो क्लियर, पर अंदर से पूछ ले तो इनमें क्या समान, प्रोटॉन समान है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो ये तरीका भी आपको याद रखना है। और एक और इसी के जैसा बता रहा हूं मैं आपको, सम न्यूट्रॉनिक। अब इसमें भी कुछ नाम से क्लियर हो रहा, न्यूट्रॉन तो समझते, इसे इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन कैसे होंगे, एक समान। यहां बात करें 14 सिलिकॉन 28 लिख दिया मैंने, 15 फास्फोरस 30 लिख दिया, और सल्फर 16 32 लिख दिया। तो ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बनाना अपने ऊपर है। देखिए अब 28 30 और ये 32, लो यहाँ लिख दिया 30, यहाँ लिख दिया 31, वहाँ लिख दिया 32। तो ये क्या हमारे घर का काम है, कभी भी हम कुछ भी लिख देते हैं, तो ये अपने घर का ही काम है। देखिए 6 12 मैंने लिखा था, आप कुछ नहीं बोले, 13 में भी मर्जी में, मतलब एक तत्व के कई सारे क्या हो सकते हैं, समस्थानिक हो सकते हैं। मैंने यहाँ 28 लिखा था, वो भी सही था, 29 भी मैं लिखता, 30 भी लिख सकता था, यहाँ भी 3, कम से कम 3 3 तो अपने दिमाग में बैठा नहीं है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम क्रमांक इनके एक समान है क्या, नहीं है, भार एक समान है क्या, नहीं है। समस्थानिक में क्रमांक समान थे, समभारिक में भार समान थे, लेकिन इसमें तो दोनों ही अलग अलग हुआ। फिर समान क्या है, इसके लिए आपको फिर अंदर चलना पड़ेगा। देखे हमने गलत लिखा कि सही लिखा, चेक कर सकते हैं। देखिए प्रोटॉन कितने, 14, बताइए न्यूट्रॉन। अब 30 में से 14 आप घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16। फिर यहां हम देखें, बोलो प्रोटॉन 15, लेकिन 31 में से 15 घटाओगे तो न्यूट्रॉन फिर भी कितने आएंगे, 16। और इधर तो आपको समझ में आ ही रहा है कि प्रोटॉन तो 16 है लेकिन न्यूट्रॉन भी 16। अब ऐसे तत्व हो गए जिनके परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हो, परमाणु भार भी अलग अलग हो, लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान है, तो इसे क्या बोल देंगे आप, समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक बहुत जल्दी पहचान लेंगे आप। इसके बाद एक आता समविन्यासी, आइसोस्टर्स। समविन्यासी और मैं दिखा दूं आपको, 1 मिनट का है ये, ताकि चारों एक साथ आप इसी में देख लें। फिर जो नया वीडियो मैं आपको तैयार करके भेजूंगा उसमें इसके न्यूमेरिकल और सीरीज वगैरह उसके बारे में बताऊंगा। पहले समविन्यासी और देख लें इसमें आप। समविन्यासी को अपन क्या बोल रहे हैं, आइसोस्टर्स। अब समविन्यासी किसे कहेंगे, CO2 + N2। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेकर आ गए मैं आपको। कैसे समझे, कैसे जल्दी बताइए। इसमें परमाणु कितने हैं, तो तुरंत बोल देंगे 3। अरे 2 तो ऑक्सीजन है और 1 कार्बन, इसमें परमाणु कितने हैं, 3, मतलब परमाणु बराबर है दोनों। अब बताएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस पूरे CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, अभी बताया मैंने आपको। 6 क्या है प्रोटॉन, तो 6 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 क्या है प्रोटॉन, तो 8 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। अब जल्दी बोलिए ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो आप 2 को तुरंत बोल दिया, 8 2 16 और 6, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 22। ये क्या थी, भूल मत जाना, पाकीसा। परमाणु की संख्या कितनी है इसमें, 1 2 3, 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, 22। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन में 7 होता है 1 में, तो 2 में क्या हो गए 14, और 1 ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो 14 और 8 फिर जोड़ोगे आप तो फिर कितने हुए 22। मतलब क्या हुआ, ये होगा समविन्यास। ये किसका जोड़ा है, समविन्यास, जिसमें
परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर हो, क्या कहलाएंगे? समविन्यासी। अब इसी को उलट के मैं बोल रहा हूं सम इलेक्ट्रॉनिक। लो, ये सोडियम लिख दिया मैंने और ये लिख दिया फ्लोरीन। सम इलेक्ट्रॉनिक तो बताऊंगा ही नहीं कि आपको मैं, क्योंकि नाम से क्लियर, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो, एक समान। बताइए सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें नहीं मालूम, तो कैसे बताएं? क्रमांक कितने होते हैं लोग? 11। मतलब प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। तो भैया इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे उसमें। और लोग कोई एक इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गए, देखिए प्लस लगा दिया। अब फटाक से बोल दो इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? जब एक इलेक्ट्रॉन 11 थे, एक निकल गया 10। और फ्लोरीन में क्रमांक कितना होता? 9। मतलब प्रोटॉन कितने? 9। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने? 9। एक जबरदस्ती देके चला गया कोई, तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। तो ये दोनों जो जोड़ा है, ये जोड़ा किस जोड़े का क्या क्या है? ये तो पहचान लिया ना, सम इलेक्ट्रॉनिक। ऋण धन लिखा फिर भी। और अपन देखें मैग्नीशियम पे तो देखिए 12 होते हैं, कोई 2 लेके भाग गया, बचे 10। लेकिन इधर ऑक्सीजन पे तो 8 ही होते हैं, 2 देगा या कोई लोग? किसका जोड़ा है? सम इलेक्ट्रॉनिक। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 10 और इसमें भी होगा 10। तो एक बात ये ध्यान रखना, जैसे जैसे धनावेश बढ़ता जाएगा, देखिए तो आकार कैसा होता जाएगा? धनावेश बढ़ेगा तो आकार होगा छोटा। और उल्टा कर रहा हूं अब मैं, क्या बढ़ा दूं मैं? ये Cl या और छोटे सी ले अपन, फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। ये बात अच्छी तरह दिमाग में बैठा। धनावेश बढ़ते जा रहा है तो देखिए आकार छोटा होता जा रहा है, और ऋणावेश बढ़ेंगे तो आकार बढ़ेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखना, क्योंकि किसका आकार बड़ा होगा किसका छोटा। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, अब ज़्यादा फिर बड़ा हो जाएगा ये वीडियो अपना। तो इसको जनरल क्वेश्चन इसमें बनते हुए देखना आप ध्यान से, और अगले वीडियो में मैं फिर से रेडियो एक्टिविटी की बात करूंगा। थैंक यू।